कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। अगर आपको हो तो बाकी तो आपकी इच्छा है। तो ये जो रुको मत जाने दो वाली जो आपकी थ्योरी है ना, ये जो सत्ता समर्थक मीडिया की, ये अब चलने वाली नहीं है अमीश भाई। भारतीय जनता पार्टी हैरान भी है, परेशान भी है, निराश। मणिपुर से लेकर नूह तक आग लगा रही है, महिलाएं नग्न हो रही है, देश शर्मसार हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी क्या नाम जो है आज की डेट में जश्न मना रही है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी अपने जबान पर कंट्रोल खो गए हैं, कह रहे हैं कि साहब अगले साल भी हम यहां झंडा फहराएंगे। भाई आप अगले साल की जगह झंडा आप क्या नाम 10 साल का सब सपना लेकर के आए हैं, लेकिन इस बार तो आप अपने मकान पर ही फैलाएंगे झंडा। बहुत स्पष्ट। ठीक है, ये अब आपने अपनी बात इंडिया को जीतना है, इंडिया में जितनी लाठी मारे। जी, मैं सुधांशु त्रिवेदी आपका रुख करता हूं। ये सारा भ्रम आप फैला रहे हैं, इनके यहां तो हम साथ साथ हैं, लेकिन आप जबरदस्ती, माफ करिए मैं फिल्मी नाम लेके आ रहा हूं, हम आपके आइकॉन लेकर आ रहे हैं। देखिए, जो बोला है सुरेंद्र राजपूत जी ने, उसी में स्पष्टता नहीं था। इन्होंने कहा रुको मत जाने दो का उदाहरण व्याकरण के आधार पर दिया है। तो जानते क्या अंतर है? इन पार्टियों का नेतृत्व कह रहा है रुको कौमा मत जाने दो, कार्यकर्ता कह रहा है रुको मत कौमा जाने दो। बस एक कौमा का ही अंतर है जो आप अपने कार्यकर्ता की भावना नहीं समझ पा रहे हैं। ये नेतृत्व कह रहा है गठबंधन सहयोगियों से रुको मत जाने दो, कार्यकर्ता कह रहा है रुको मत जाने दो। अब ये आपके ऊपर है, और सिर्फ ये दिल्ली की बात नहीं है जनाब, पंजाब में भी आपके स्थानीय नेता बोल चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ हम बाकायदा संघर्ष करेंगे। और बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जी आज भी बोले हैं, वो तो ये भी बोल चुके हैं कि कोई लोकतंत्र जैसी चीज ही नहीं है, मगर बेंगलोर में साथ में रहना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं रुको भी मत भी, आखिर में जनता जानते क्या कहेगी? अरे देखो मत, इन सबको जाने दो और मोदी जी को एक बार फिर आने दो। यही भविष्य की स्थिति होने जा रही है। अब मैं एक बात और भी सीरियस नोट पे कहना चाहता हूं। देखिए सुधांशु, एक सवाल है मेरा, ये लगाई बुझाई आप लोग करवा रहे हैं क्या? गठबंधन बने हुए आपने अपने कुछ लोग भेज रखे हैं क्या वहां पर? अरे ये आप ही नहीं, आप भी करवा रहे हो अमीश भाई, मेरा स्पष्ट आरोप है। हमें कुछ करने की हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं जो अपने आप अपना काम लगाने के लिए तैयार है। आज जो आम आदमी पार्टी, INDIA गठबंधन, कांग्रेस, इन सब के बीच की जो आपस की स्थिति हो रही है, इसके ऊपर मुझे जानते क्या याद आता है? देखिए, अटल जी ने बड़ी फेमस कविता लिखी थी, गीत नया गाता हूं, सबको याद होगा। उससे पहले उन्होंने एक कविता लिखी थी, गीत नहीं गाता हूं। वो जब हमारा जनता पार्टी से गठबंधन हुआ था और आपसी अहंकार के चलते हुए, जनता पार्टी के नेताओं के चलते हुए गठबंधन टूट गया था, तो बड़ी पीड़ा हुई थी अटल जी को। तो उन्होंने एक लाइन लिखी थी, गीत नहीं गाता हूं। उसकी एक पंक्ति थी कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। और आगे की लाइन अब उन पे फिट बैठती है, लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। तो इनका अपनों का मेला ऐसा है अमीश जी, जिसमें कोई एक दूसरे का मीत है ही नहीं। जी, मैं जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र राजपूत, आपने बोला आप भी आग लगा रहे हैं। अब पृथ्वीराज चौहान को मैंने बोला था शक पैदा करने के लिए कि शरद पवार के साथ अगर बार बार मुलाकात हो रही है अजीत पवार की, तो शक पैदा करता है। मैंने तो नहीं बोला था। ये तो पृथ्वीराज चौहान तो आप ही के नेता है, फॉर्मर CM है, PMO के मंत्री रहे। वैसे अमीश जी एक लाइन और मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको सुधांशु जी मौका दूंगा, सुधांशु जी आगे आपको मौका दूंगा। अभी सुरेंद्र राजपूत से सवाल है मेरा, एक लाइन ऐड कर दूं। शरद पवार गुट की तरफ से जितेंद्र अवार्ड जी ने आज जिस भाषा शैली और भाव भंगिमा में बोला है, उनको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा 83 वर्ष के व्यक्ति का आके बार बार सफाई देगा कि हम आपके साथ है, इस टोन एंड टेनर में बोला है। अब आपको लगे ये भी बीजेपी की वजह से बोला है, ठीक है, ओके। देखिए सुरेंद्र राजपूत, देखिए कहीं ना कहीं समस्या तो है, उसको आप लाख छुपाने और ढकने की कोशिश करो, लेकिन वो गाय बगाए सामने आ ही जाती है। चाहे वो आम आदमी पार्टी दिल्ली में हो, चाहे वो NCP महाराष्ट्र में हो, NCP शरद राव गुट। आप ही के नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कहते हैं ना अमीश भाई, एक लाइन सुधांशु भाई की बातों से और आपकी बातों से एक दो लाइन और याद आ गई हमको। कहते कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, सुधांशु जी आपके लिए हैं और अमीश के लिए भी, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है,
इस राह में रहजन है इतने, चोरों को कहते रहजन, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर इस पल में तुम जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। ये बात सच है अपने आप में, हम अपनी करनी कर गुजरेंगे, जो होगा वो भी देखा जाएगा। और रही बात शरद पवार साहब की, तो राजनीतिक इश्लाका पुरुष है, पितृ पुरुष है, सच बात है, ये 83 साल के हैं, लेकिन वो 83 साल का मराठा कुंवर वीर सिंह की तरीके से, अरे तो ये कुंवर वीर सिंह 83 साल का मराठा, सारी कहानी आपकी मैंने मान ली राजपूत साहब, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। सवाल किसने खड़ा करा? बीजेपी ने तो नहीं खड़ा करा ना। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, उन्होंने बोला कि इनको मंत्री पद का ऑफर मिला है, मंत्री पद का ऑफर मिला, और आपके एक नहीं दो नेताओं ने यह बात बोली। शिवसेना उधर अलग बोल रही है, सामना में निकली की सफाई देनी चाहिए शरद राव पवार को। आप कमाल की बात कर रहे हैं। ये मैं आपके नेता को कोट कर रहा हूं, मैं किसी और नेता को कोट नहीं कर रहा। अरे सुन लीजिए, इतना काहे परेशान हो रहे हैं? उसके बाद सुप्रिया सुले जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, मैं तो आपसे इससे आगे की बात कर रहा हूं, अगर ब्रेकिंग चलाने की हिम्मत हो तो चलाइए ना, ब्रेकिंग चलाने की हिम्मत हो तो ये चलाइए कि अजीत पवार साहब जो है बहुत जल्दी ही भाजपा का गठबंधन छोड़ सकते हैं। सर क्या नाम, ये जो सुशील शिंदे हैं, बहुत सुशील शिंदे कह रहा हूं, इसका क्या नाम है, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने आप कह रहे हैं कि मैं जो खबर दे रहा हूं वो मैं जो एनडीए के बारे में खबर दे रहा हूं तो वो चलाओ। देखिए एक पत्रकारिता का कानून होता है, लीजिए ना। आप कह रहे हैं मैं एक आपको तुमको खबर दे रहा हूं कि तुम ये खबर को चलाओ कि महाराष्ट्र में सरकार में उथल पुथल होने वाली है। अगर ये बात एनडीए से कोई बोलेगा, अजीत पवार गुट के नुमाइंदे यहां बैठे हैं, वो बोलेगी, बीजेपी बोलेगी, तो मैं जरूर चलाऊंगा वो खबर को। लेकिन अभी आपके नुमाइंदे कह रहे हैं कि शरद पवार को ऑफर मिला, तो यानी पृथ्वीराज चौहान ने झूठ बोला, हाँ या ना? बात झूठ और सच की है ही नहीं। जब सुप्रिया सुले जी ने स्पष्ट रूप से बयान दे दिया, और उसके बाद हम सुप्रिया सुले जी पर भी पूरा भरोसा हम करते हैं, श्री शरद पवार साहब पर भी, और हम फिर जिम्मेवारी से कहते हैं पृथ्वीराज चौहान पे नहीं, पवार परेशान है, नहीं करते। अब मैं अपने नेता पे भरोसा नहीं करते, सुप्रिया सुले पे भरोसा करते हैं। अजीत पवार परेशान है, अमीश देवगन। अरे अजीत पवार परेशान होगा तो उनकी परेशानी बीजेपी और शिवसेना निपटेगी ना उसके साथ। उनको अगर अजीत पवार परेशान निकाले जाने का खतरा हो रहा है। लेकिन 70,000 करोड़ के वो अजीत पवार गुट तो कह रहा है कि 83 साल के बुजुर्ग का अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पृथ्वीराज चौहान गलत है और सुप्रिया सुले सही है? दोनों में से एक तो चुनिए। बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रिया, देखिए मैं फिर से कहूं, आप पानी में जितनी लाठी मार लीजिए अमीश देवगन, पानी अलग नहीं होगा। ये इंडिया का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक लुटिया डुबो के रहेगा। सुधांशु, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक लुटिया यहां से सुधांशु त्रिवेदी, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज गेटिंग इंपॉर्टेंट। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ओके लेट मी गेट अ पर्सपेक्टिव। ओके सुधांशु जी, रिस्पॉन्ड टू सुरेंद्र राजपूत। उन्होंने बोला कि ये पानी में कितनी भी लाठी मारी अलग नहीं होने वाला। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आज देखिए बेबसी लाचारी की इंतहा देखिए कि अपने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को कह रहे हैं कि सहयोगी दल की एक सांसद के आधार के ऊपर वह खारिज किया जाता है। अरे भाई, अब पहला तो बात यह है कि कांग्रेस ये सोच सकती है कि शरद पवार जी मंत्री बन सकते हैं, इसका मतलब अंदर एक दूसरे के प्रति कितना गहरा संशय बैठा हुआ है, यह इसको प्रमाणित करता है। क्योंकि छोटा मोटा नेता बोला होता तो कह देते। अब ये बताइए, क्या सुप्रिया सुले जी कभी मुख्यमंत्री नहीं हैं? तो आप क्या मानते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नेता कौन, पृथ्वीराज चौहान या सुप्रिया सुले, यानी कांग्रेस पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री या एनसीपी की सांसद? अब ये आप तय कर लीजिए, फिर जो आप कहिए हम मान लेंगे, वही उसका आपका आधिकारिक बयान है। और उससे पहली बात यह कि यह बयान का सवाल कहां से उठा, यह भी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबको साफ समझ में आ जाता है कि क्या स्थिति होने वाली है। महाविकास आघाड़ी में कितना आगे पीछे का मामला चल रहा है। जी आनंद दुबे, क्योंकि आपकी पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति करती है तो सवाल पूछना आपसे लाजमी होता है। देखिए कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, और
शिवसेना यानी उद्धव गुट को भी लगता है खिचड़ी पक रही है, तभी सामना के अंदर वो बड़ी सारी कहानियां भी लिख रहा है और आपके नेता भी कई सारे बयान दे रहे हैं। बताइए। देखिए, नमस्कार रमेश भाई। आज सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय शरद पवार साहब को, जिन्होंने बीड़ की सभा में स्पष्ट रूप से कहा कि आजकल केंद्र सरकार के आशीर्वाद से ईडी तय करती है कि कौन सा नेता कब बीजेपी में शामिल होगा। यह देश की राजनीति और लोकतंत्र की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 3-4 दिन पहले हमने सामना के माध्यम से अपनी एक भावना व्यक्त की, अपनी एक आपत्ति जताई कि पवार साहब, आप हमारे महाविकास गठबंधन के आधार स्तंभ हैं, बड़े नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। यदि अजीत पवार जी आपके साथ मंच साझा करेंगे, बार बार आपकी मुलाकात होगी, तो कहीं न कहीं हमारे जो इंडिया गठबंधन है इसको कहीं न कहीं नुकसान होगा। आदरणीय पवार साहब ने तत्काल प्रभाव से हमारी बात मानी। कल छत्रपति संभाजी नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और स्पष्ट रूप से कहा कि मैं इंडिया के साथ हूं। 31 अगस्त और 1 तारीख को मुंबई में जो बैठक हो रही है उसमें बढ़ चढ़कर मैं हिस्सा लूंगा। अब बात करता हूं जरा भाजपा की। भाजपा की स्थिति जैसे दयनीय होते जा रही है अमीश भाई। अभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जिक्र हो रहा था। वो तो कहते थे ना कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। लेकिन भाजपा 2023 की कहती है कि नहीं नहीं, केवल जीतना है, चाहे किसी भी प्रकार से, साम दाम दंड भेद, हमें जीतना है। अब बताइए कि एकनाथ शिंदे जी को ले लिया लेकिन जनता साथ में नहीं, अजीत पवार को ले लिया लेकिन जनता साथ में नहीं। आज बीड़ में बड़े बड़े पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं भाजपा को कि अजीत पवार जी अपील कर रहे हैं शरद पवार जी को फोटो लगाकर एक साथ कि आ जाइए हमें मदद करिए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि अजीत पवार साहब के पास न जनता है, न पार्टी है, न वोट बैंक है। वही हाल एकनाथ शिंदे का है। कल एकनाथ शिंदे ने कहा कि कुछ लोग हैं जो मेरे विरोध में 1 साल से मेरे पीछे पड़े हैं, वो मुझे चेक और मेट देना चाहते हैं। क्या उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता की तरफ तो नहीं था, जो बार बार अभी भी कहते हैं मैं दोबारा आऊंगा? तो यह जो भाजपा की राजनीति है, भाजपा इस्तेमाल करती है, शोषण करती है और उसके बाद जब उनका काम खत्म हो जाता है तो उन्हें किनारे कर देती है। तो हम दुखी भाजपा को लेकर है कि भाजपा, आप 105-6 सीट जीतने के बाद भी उप मुख्यमंत्री हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं सरकार में, और आपको अच्छी तरह पता है कि आदरणीय पवार साहब इंडिया के एक अहम हिस्से हैं। ठीक है, जवाब ले लेते वो हैं। वहां से नहीं निकलेंगे जी। या जब तक शिवसेना वहां से नहीं ब्रिजमोहन जी निकलेगी, जवाब वहां से देंगे। नहीं निकलेगी, आप लोकसभा में नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, यू मेरी पॉइंट। आनंद दुबे, आपने अपनी बात को रखा। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव। देखिए अमित जी, आदरणीय शरद पवार जी को लेकर पूरी तौर से आईएनडीआई के साथी भ्रमित हैं, और खाली भ्रम तक सीमित नहीं है ये मामला, ये सीधा सीधा शक से जुड़ा हुआ है। देश के सबसे वरिष्ठतम राजनेता को यदि इस बात को लगातार कहना पड़े कि वो आईएनडीआई के साथ हैं, और लगातार आईएनडीआई के ही साथी उनसे ये प्रश्न करें कि आप हैं या नहीं, इससे पता लगता है कि आईएनडीआई में किस प्रकार का भ्रम है। कल एक डिबेट में मैं साथ था, उसमें कांग्रेस के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने यह कहा कि हमारा आईएनडीआई के पीछे कारण यह है कि डर और मजबूरी। ये डर और मजबूरी क्या है? ये डर और मजबूरी इस बात की है क्योंकि इनको इस बात की जानकारी है आईएनडीआई को कि देश ने मन बना लिया है कि किसी भी हालत में अगर हमको इस देश के 1 अरब 40 करोड़ लोगों के भाग्य को अगर बेहतर बनाना है तो उसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बेहतर और कोई प्रधानमंत्री हो नहीं सकता। और यह संदेश जितनी स्पष्टता के साथ सामने आया है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के इस मोदी जी के इस प्रचार से पूरी तौर से आईएनडीआई बिखर रहा है। उसका 3 सबूत है। एक, जिस प्रकार से आदरणीय शरद पवार जी के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, उनके वक्तव्यों पे जिस प्रकार से छीछा लेदर की जा रही है। दूसरा, जिस प्रकार से आप पार्टी और कांग्रेस में विवाद शुरू हो गया, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, बात की शुरुआत हो रही है। और तीसरा, आदरणीय नीतीश कुमार जी दिल्ली आते हैं, बहुत अच्छी बात है। उनका शुरू से यह कहना है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको अवसर दिया था केंद्र में, तब से वो उनका सम्मान करते हैं। लेकिन चुपचाप आना, बगैर किसी से मिले हुए और वापस चला जाना, कहीं ना कहीं ये कहता है। जो बात आई थी कि बेंगलोर में आदरणीय नीतीश कुमार जी
INDIA के नाम से सहमत नहीं थे और उसी दिन से वो लगातार लो प्रोफाइल हो गए। वो इस समय इतने सक्रिय नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि INDIA तो बिखराव पहले से ही था और ये बिखराव हर दिन बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है,